विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मेरे साथ एक्सेस माय इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता, बड़े पोलस्टर हैं, बड़े सर्वेस करते हैं, वो जुड़ रहे हैं। मनोज सिंह मेरे साथ हैं, एक और सर्वेयर है, डायरेक्टर हैं मैट्रिज के, अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। संतोष सिंह मेरे साथ होंगे, बिहार के बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकारों में उनका नाम शुमार होता है। अमिताभ तिवारी मेरे साथ हैं, वोट वाइब के करता धरता चुनाव विश्लेषक भी हैं। कन्हैया भेलारी मेरे साथ है, बिहार की गहरी समझ भी रखते हैं। सुकेश रंजन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है। सबसे पहले प्रदीप, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं। मुझे इस सवाल का जवाब आज आपसे चाहिए। आप एक बड़े पोलस्टर हैं, बड़े सर्वेस करते हैं, ये विश्वसनीय क्रेडिबल बचा है ये टूल जो है दरअसल इलेक्शन को एनालाइज करने का, या फिर हरियाणा में हमने मुंह की खाई एक्सिस, ये जितने भी एग्जिट पोल हैं हरियाणा में, लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, क्रेडिबिलिटी बची है या फिर ये दरअसल एंगेजमेंट है? गरिमा जी, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अब मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। जहां तक क्रेडिबिलिटी और एग्जिट पोल का सवाल है, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जहां जहां पे एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी बता देते कि कहां पर सही साबित हुए, तो जनता को एक सच्चे तस्वीर सामने नजर आए। जहां तक एक्सिस माई इंडिया का सवाल है, अब तक 12 सालों में 80 चुनाव के अनुमान लगाए और जिसमें से 74 हूबहू सही साबित हुए हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारी साथी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, जिसको हम इनसाइट कहते हैं, पीपल्स इनसाइट, लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस तरह से वो किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किस पार्टी को वोट करते हैं, क्यों वोट करते हैं। पर सर, ये कितना क्रेडिबल है कि जो वोटर वोट देकर निकला पोलिंग बूथ से, वो बताएगा ही कि भाई हमने किसको वोट दिया? बिल्कुल गरिमा जी, तो इसका ऐसा है कि जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, जो आपने कहा प्रक्रिया की पोलिंग बूथ से निकला और आपने पूछ लिया, अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन है प्रैक्टिकल, इसके लिए प्रैक्टिकली टू कंडक्ट दिस। इसीलिए हमारी रिपोर्ट में भी पाएंगे या लिखा हुआ एग्जिट पोल, जो आपकी बोलचाल की भाषा होती है, उसका मतलब है कि वोट पड़ चुके हैं जी, अब चुनाव हो चुका। पोस्ट पोल करते हैं, घर में जाके करते हैं, और यही एक मेथोडोलॉजी और एक हर बिजनेस का कुछ तो कुछ होता है ना, कि वो करते कैसे हैं, वो सही क्यों बताए। हाँ, हो सकता है कि कुछ अवसरों पर, कुछ प्रदेशों में, कुछ पर्टिकुलर वर्ग वो 5 से 10% होता है जो सही ना भी बताए। अच्छा, बनिस्बत उसके हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी एक 4 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है बिहार में इस समय, और कुछ फ्यू थाउजेंड सैंपल के साथ हम कोशिश करते हैं कि इसको परिणाम के करीब लाया जाए। और आपका जो सबसे अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि करना क्यों है, कल तो नतीजे आने वाले हैं। भाई, करना इसीलिए है कि कल जो नतीजे आने वाले हैं वहां ये बताया जाएगा कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है, जीत रहा है, हार रहा है, वोट परसेंटेज क्या होगा। मतलब धड़कनें बढ़ानी है ना कुल मिलाकर दर्शकों की। सुनिए ना मैडम, सुन लीजिए ना, पूरा जवाब सुन लीजिए। अभी तो असली चीज आई नहीं है यार। यदि आप नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर मैं जवाब ही क्या दूं। ऐसा है कि वो इलेक्शन कमीशन में ये नहीं बताया जाएगा कि जिसने भी जिसको वोट किया है वो क्यों किया, क्या वो कारण रहे, क्या वो मुद्दे रहे, किस जाति, वर्ग, समुदाय, महिला, पुरुष, एज ग्रुप में किस आधार पर वोट किया, किस अनुसार वोट किया। यदि कि ये हमारे आंकड़े जिसके भी हों, जिस भी एग्जिट पोल के हों, यदि सही साबित होते हैं, तो इनके जवाब आपको मौजूद मिलेंगे, जो कि वर्षों, डिकेड्स लगते हैं इसको समझने के लिए, और उसी के आधार पे पॉलिसी बनाई जाती है। बिना सर्वेक्षण के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, किसी तो भी आपका जो आंकड़ा है, ठीक है प्रदीप जी, आपका जो आंकड़ा है वो तो दरअसल भाई सारे पोलस्टर कह रहे हैं कि एक तरफा एनडीए जीत रहा है। आपने उस मुकाम पर आंकड़े को लाकर खड़ा कर दिया कि और ज्यादा पजल हो गए हम तो, एनडीए या फिर महागठबंधन। आपने तो सिर्फ 2% का फासला लाकर छोड़ दिया। एक गठबंधन 43% पर एनडीए और महागठबंधन 41% पर। कैसे पता करें फिर इसका ये है, यही तो इस बात की खास बात है कि जो दूसरी एजेंसीज के सर्वेयर थे या जो उनके लोग थे,
देखिए, चुनाव में दो गठबंधन जो बड़े होते हैं, पिछली बार की बात कर रहे हैं, 37% वोट मिले। एग्जैक्टली। तो करीब करीब इस 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच में जितने लोगों तक इनके लोग पहुंचे, जितने के मतदाताओं के बीच में हमारे लोग पहुंचे, और एक साइंस होता है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कहते हैं, उसके तहत कोशिश करते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग में ए एजेंसी के सर्वेयर्स को कुछ जवाब मिला, बी को कुछ, सी को, और सब अलग अलग लोगों से बात कर रही है। सारे के सारे एक ही समुदाय या एक ही उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है। अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है? नहीं, तो आप ही का पोल नहीं, वो बात ठीक है, दैट्स वेरी मच फाइन, लेकिन आपका आंकड़ा कहता है कि मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे की है, एक तरफा चुनाव नहीं है। ये बिल्कुल कह रहा है हमारा मुकाबला, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी जो रेंज है, हाँ। 121 से एनडीए के लिए 121 से 141 सीटों की, और गठबंधन के लिए 98 से लेके 118 तक की रेंज है। ये हमारी रेंज, और वोट प्रतिशत जैसे आपने बताया 43 एनडीए, 41 गठबंधन। और आपका आंकड़ा ये भी कह रहा है कि 34% लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। बिल्कुल ये कह, तो ये लहर चेहरे के तौर पर अगर देखें, ये महागठबंधन की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा है कि सीधा सीधा मायने में महागठबंधन ने तेजस्वी प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ। आप ये देखिए कि समुदाय वर्ग का वोट एक मुश्त जो है गठबंधन को मिल रहा है, उसमें यादव और मुसलमान की बात करें करीब 90%। हाँ 32% का प्रतिनिधित्व है टोटल 100 में। तो 34 आना कोई उसमें आश्चर्यचकित बात नहीं है। और वो 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके उलट यदि आप एनडीए में देखेंगे तो बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और वहां पर चीफ मिनिस्टर की जब बात करते हैं तो पूरे देश में सब जगह पे हिंदी पट्टी तो पूरी की पूरी, इवन उड़ीसा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक जैसे नॉन हिंदी बेल्ट में भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है। तो वहां नीतीश कुमार को 22%, नीतीश कुमार को वोट मिलते दिख रहे हैं, जदयू को 18%। 22% लोग फिर भी कह रहे हैं नीतीश कुमार चुनाव चीफ मिनिस्टर, उनके हिसाब से उनकी वो पसंद है। चिराग पासवान 5%, सम्राट चौधरी 2%, और एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी कहने वाले 14। तो इसका टोटल करेंगे तो 43 पाएंगे। लेकिन क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव सिंगल आउट पिछली बार भी सीएम कैंडिडेट थे और अभी भी है गठबंधन की तरफ से, तो उनका नंबर सबसे ज्यादा। अच्छा, आप ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो दरअसल आपने एज दिया 37% पिछली बार वोट शेयर था आरजेडी का, इस बार आप 41% दे रहे हैं। तो 4% का वोट शेयर आप हाइक दे रहे हैं, लेकिन सीटें 75 पिछली बार थी, 76 आपने इस बार शायद प्रोडिक्ट की है ना। आरजेडी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी पे चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट बेस्ट कांग्रेस है जो कि 61 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो नेचुरली है। और बीजेपी और उसकी भी बात कर ले, जदयू की तो 101, अब 101 उनकी और आरजेडी की 143, कितना बड़ा फासला है देखिए ना आप, 40 सीट का। तो वो तो नंबर 1 पार्टी वैसे ही होना है। अच्छा, वैसे ही होना है। लेकिन अब मुद्दे पर अगर आए प्रदीप जी, क्या आपका ये जो थर्मामीटर है, आपका पैरामीटर ये कह रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा ये चला है। और मैंने बाकायदा ऑक्यूपेशन वाइज जो आप कह रहे हैं, भाई अनएम्प्लॉयड लोगों ने 49% महागठबंधन को वोट किया, स्टूडेंट्स ने बेरोजगारी के चलते 48% वोट किया, मजदूर वर्ग जो है 43% किया, किसान वर्ग ने भी 43% किया। तो यानी ये रोजगार का मुद्दा बिहार की जमीन पर दिखा है इस चुनाव में। तो फिर तो तेजस्वी वो हर घर सरकारी नौकरी, इस मुद्दे में थोड़ा स्पार्क दिखा है लोगों को। नहीं, बिल्कुल दिखा है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व देखना जरूरी है। जो अनएम्प्लॉयड है आपने बताया, बिल्कुल चला, उनका वो 7% लोग है, 7%। उनके अंदर 34/49 गठबंधन के फेवर में, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट जो है 5% है, लेबर जो है वहां 2% का ही फासला है दोनों गठबंधन के बीच में। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से आप उसको देखना पड़ेगा। और जो हाउस वाइफ है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, हाउस वाइफ जो है, हम बात कर रहे हैं बार बार महिलाओं के संदर्भ में, वो बड़ी संख्या में गठबंधन की तरफ है। अब महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है पूरे 100 में, वो तो 50 है। तो 50 की जो डेमोग्राफी के ऊपर जीतेगा, उसके ज्यादा चांस होते हैं जीतने के लिए, बजाय उसके की जो छोटी डेमोग्राफी जिनका प्रतिनिधित्व जो है मुकाबले के, उस मुकाबले में कम है।
जैसे युवा की भी बात कर ले, जिनको नौकरी की और रोजगार की सबसे पहली जरूरत उनकी वो है, वो 18 से 29 उम्र के वर्ग जो है, 100 वोट जो है उसमें 22%, 22। अब 22 में तो महागठबंधन आ गए, लेकिन महिलाओं के बीच में देखें तकरीबन 50% एनडीए आ गए, 50%। हाँ, तो इस हाँ। लिहाज से आपको उसको पूरे ताना बुना इस हिसाब से चल के आता है। कोई एक चीज एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह। प्रदीप जी, चलिए आप ये जो भी गणित है, लेकिन थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्लोज कंटेस्ट है, इस पर तो मोहर लगा रहे हैं आप। ये मैं कह रहा हूं, फंसा हुआ तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि हाँ 121 और 118 उस लिहाज से देखें तो एक सीट रह जाती है बहुमत के लिए, एनडीए के लिए, और तो 3 सीट रह जाती है महागठबंधन के लिए। हाँ, लेकिन इस साइड की रेंज देखिए बहुत बड़ी है, 141 तक है। ठीक तो है। 5/95 5% संभावना है कि 121 की सीटें को आने की, और 95% संभावना है कि एक सीट तो जरूरी आ जाएगी, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। अच्छा, अब ये दरअसल प्रशांत किशोर जो एक्स फैक्टर के तौर पर पूरे इलेक्शन कैंपेन में दिखे, आपने क्या प्रशांत किशोर को बिल्कुल खारिज कर दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 सीटें और 2 सीटें, 0 से 2 सीटें और 4% का वोट शेयर। 0 से 2 सीट, हाँ, 0 से 2 4% वोट शेयर, 4% वोट शेयर। तो आप खारिज कर रहे हैं यानी प्रशांत किशोर को कि कोई एक्स फैक्टर नहीं, कोई बसता, कोई पलायन, कोई जितना ग्रिप उनकी इलेक्शन कैंपेन में दिखी, आप कह रहे हैं कि स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखेगी। उसका मुख्य वजह यह है कि लोग आज के समय में जीतती हुई पार्टी को वोट करना चाहते हैं। सारी की सारी वजह मौजूद है, लेकिन सबको ये पता है कि प्रशांत किशोर आज उस स्थिति में नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि वो सरकार बना लें, तो क्यों अपना वोट खराब करें जीतती हुई पार्टी को, जो भी जीते। अच्छा, एक और इसी में सर सवाल ये भी है भाई, जब 2013 में सबसे पहली बार केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, नोबडी वाज प्रेडिक्टिंग कि भाई केजरीवाल कितनी सीट लेकर आएंगे, 3 से 5 सीट मैक्सिमम केजरीवाल को तमाम पोलस्टर्स दे रहे थे। पहली बार सीट लेकर आए 28। हाउ इट इज डिफरेंट टू दिल्ली? आम आदमी पार्टी को उस समय भी हमने 27 सीट दी थी, उनकी 28 सीट आई थी। लेकिन वो एक दिल्ली छोटा प्रदेश है, और एक मोमेंट वहां पे अन्ना हजारे का इतने दिनों से चला आ रहा था, और जो पूरा का पूरा खेल कम्युनिकेशन है कि आप कितनी जनता को, कितने नंबर संख्या की बात, और कितने दूर फैलाव है। तो बिहार और दिल्ली का कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक उस सेंस में। और उसके बाद होता है सोशो इकोनॉमी स्ट्रक्चर, तो एजुकेशन और वो सारी चीजें भी देखी जाती है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो व्हाट टू बिलीव, व्हाट नॉट टू बिलीव, एंड हु विल बिलीव, ये सब बातों का ध्यान होता है। फिर भी केजरीवाल कोई सरकार नहीं बना पाए थे। 28 कांग्रेस के समर्थन से सरकार, बिल्कुल 8 विधायक। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम और फैक्टर, क्या अगर एनडीए की तरफ झुकता हुआ ये चुनाव दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मुद्दे खारिज कर दिए बिहार की जनता ने? गरीबी खारिज कर दी, पलायन, बेरोजगारी, ये सब खारिज किया क्या बिहार की जनता ने, या कोई और खेल है? बिल्कुल कुछ खारिज नहीं किया। जब 5 आदमी में से 2 आदमी जोर से बोले तो आवाज तो आती है ना। इसका मतलब ये नहीं जो तीन का जो अपना रुझान है उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। उसके अंदर 50% महिला भी तो शामिल है। मैंने कहा ना, रोजगार जो अनएम्प्लॉयड है वो तो बिल्कुल वोट नहीं कर रहे हैं एनडीए को, गठबंधन की तरफ या परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है, वो सवाल सबसे बड़ा है ना। तो कुल मिलाकर लास्ट आखिरी सवाल आपसे, ये शपथ कौन लेगा? तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, युवा मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार को? ये बेट है दरअसल आपकी? नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसका यदि जवाब मेरे पास होता तो फिर तो गट फील क्या है आपका? छोड़ दीजिए ना आंकड़ों को। गट फील तो मेरा ऐसा है कि एनडीए से जो भी होगा वो शपथ लेगा। एनडीए से? अच्छा, कन्हैया बेलारी सबसे ज्यादा इसकी संभावना है, सबसे ज्यादा। कीजिए ना प्लीज। प्रदीप जी, वैसे बाकी लोग हैं, एक सुकेश बोल रहा हूं। प्रदीप जी, आपका जो सर्वे है, और हर सर्वे में, चूंकि एक साइंटिफिक विधा है ये, मैं उसको निगेट नहीं करता, और खासतौर पर ऐसे लोग जो इस विधा में बहुत दिन से लगे हैं, जो एक साइंटिफिक तरीके से ये सर्वे करते हैं, आप उनमें से एक हैं। आपने 2% का एरर का मार्जिन रखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस 2% के मार्जिन से तेजस्वी चुनाव जीत भी जाए, या फिर 2% अगर एनडीए की तरफ चला गया तो ये एक बड़ी विक्ट्री की तरफ चला जाए, क्योंकि फिर वो 41 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, वो फिर 45 होगा,
और 45% अगर वोट आते हैं फिर वो बड़ी बड़ी विक्ट्री हो सकती है। इधर 49 होगा, उधर 30 इधर 45 होगा, उधर 39 होगा। वही मैं कह रहा हूं, 6% का वोट परसेंट बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं आपको, सही सवाल है आपका। उस स्थिति में एनडीए की 160 के ऊपर सीटें जाना तय, उस स्थिति में, जिसमें कि अगर वो स्थिति पलट गई, प्रदीप जी ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो स्थिति पलट गई, अगर 2% कुछ महिलाओं ने भी इनको वोट कर दिया है, युवाओं ने भी वोट कर दिया है, 2% ये दूसरी तरफ गया, तब हम कहां तक पहुंच सकते? तब 118 का जो आकलन है उसके 2-4 ऊपर नीचे होने की संभावना की जा सकती है। 2% के वोट बढ़ जाने के बाद भी 2-4 सीट ऊपर, 5% है, 2-4% केवल 5% सीटें 2-4 ही बढ़ेंगी, मतलब वो किसी तरीके से उस मार्ग तक पहुंचेंगे। सुकेश भाई, जो परसेंटेज अकेला मुद्दा नहीं होता सीटों के कन्वर्सन में, क्योंकि आपको पता है सीमांचल से और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से महागठबंधन के वोट में परसेंटेज में बहुत जबरदस्त उछाल आता है। इसके चलते पिछली बार दोनों को 37-37 मिले थे, उसके बाद भी 15 सीटों का फर्क फासला था। मतलब गरिमा, मतलब बहुत कोशिश अगर हो जाए, ये 2% का एरर ऑफ मार्जिन भी अगर अब ले लेते हैं, तो वो किसी तरीके से कंक्लूड तो नहीं कर रहा है चुनाव। नहीं, मतलब वो किसी तरीके से मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचेंगे, उससे ज्यादा पहुंचने की संभावना नहीं दिखती है। ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।